हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो दो वीडियो हम लोग इसके पहले बना चुके हैं। एडवांस मैथ जो पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2024 पेपर में, ठीक है। तो उन सब का हम लोग 20 सवाल पहले कर चुके हैं और ये हमारा 21वां नंबर सवाल होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हमने कंपाइल किए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वीडियो का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। ये सवाल क्या कहता है, देखो जरा, कि 35 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श अगर करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में क्या है। आपने ये चीज कितनी बार पढ़ी होगी, आपने फॉर्मूला याद भी करा होगा। अगर मान लो ये तो बाह्य रूप से स्पर्श करने की बात हो रही है, अगर स्पर्श ना करे तो दो केस पॉसिबल होते हैं। एक हमारा ऊपर की तरफ बनता है और एक हमारा नीचे की तरफ बनता है, जब दो हमारे पास कॉमन टेंजेंट बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो दो सर्कल अगर टच करेंगे तो उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, उन दोनों रेडियस के सम के बराबर। क्योंकि यहाँ मुझे जो स्पर्श रेखा का फॉर्मूला मुझे लगाना है, मान लिया अगर वह स्पर्श रेखा की लंबाई को हम एल मान लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, तो आप बोलेंगे डी स्क्वायर माइनस ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर। जहाँ पे डी क्या है, जहाँ पे डी क्या है आप चाहो तो लिख सकते हो कि डी को हम बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ पे डी मान के चलते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आओ जरा हम पटक देते हैं इस वैल्यू को। डी का मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे से सट रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, उन दोनों रेडियस का सम कर लो, यानी 60 का स्क्वायर कर लो, माइनस R1 माइनस R2, 35 माइनस 25 यानी कि 10 का स्क्वायर कर लो, और इसका तुम्हें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, एक बार तुम जोड़ोगे एक बार तुम घटाओगे, बोलो, और इसका तुम रूट लगा दोगे। 10 गुना 10 को तुम बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा 35, अंदर क्या बचेगा 35। अब देखो शॉर्टकट कैसे हम कर सकते हैं। अगर ये 36 होता, अगर ये 36 होता तो पूरा पूरा 6 बाहर निकल के आता, लेकिन 36 से थोड़ा सा कम है तो मैं क्या बोलूंगा, 6 से हल्का सा कम बाहर आएगा। बताओ, 6 से हल्का सा कम मतलब 5.9 समथिंग ऐसा कुछ आने वाला होगा। और वैसा जो केस है वो सिर्फ तुम्हारे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 60 से कम। अगर 6 होता कंप्लीट तो आंसर हमारा 60 होता, लेकिन 6 से कम है तो हम क्या बोलेंगे 59 पॉइंट समथिंग, और ये इस सवाल का आंसर होगा। बिना स्क्वायर रूट निकाले तुम ऑप्शन को यूज करके इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 22 पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 22 पे चलते हैं। ये सवाल देखो जरा, किसी वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। किसी वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। आपसे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या अगर 21 इकाई है तो चाप की लंबाई कितनी है आपको बतानी है। ये बढ़िया सवाल है। आप जरा देखो, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है भैया, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर तुमसे ये कह रहा है कि जो जीवा की लंबाई है वो तुम्हारे रेडियस के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर सेंटर बना दूं तो ये जो, अगर मैं यहाँ से इसको मिलाऊं और यहाँ से इसको मिलाऊं तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और चूंकि जीवा की लंबाई रेडियस के बराबर है तो हम इसको भी रेडियस ही मान लेते हैं। बताओ, अब जब किसी तीन ट्रेंगल के तीनों साइड अगर बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, था आपको पता होगा, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। उन तीनों ही केस में तीनों एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, अब मुझे बताओ कि आगे मुझे अगर वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो मुझे निकालना है क्या है, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई देखो, ये होती है चाप की लंबाई, ये होती है चाप की लंबाई। इस, अगर मान लिया इस जीवा की लंबाई तुम्हारा ए बी है, जो भी दे रखा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मान लिया कि अगर तुम्हारा ए बी के बराबर है तो इस ए बी के द्वारा जो चाप बना गया है वो ये ए बी नीचे वाला जो कर्व लाइन है उसी को हम बोलेंगे चाप, यानी कि आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम पूरे साइड घुमा दे तो उसको बोलते हैं 2πr। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही घुमा रहे हैं तो इसके द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो आप बोलेंगे 60 और बटा 360। ये तुम्हारा आर्क ऑफ लेंथ होता है, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क होता है। बताओ, आर वाले केस में देखो, अगर तुम्हारा आर की वैल्यू 7 होती है तो 2πr की वैल्यू 44 होती है, लेकिन 7 गुना 3 है 21, तो यहाँ पे 44 इंटू 3 कर दो और इंटू 1/6। 3 से 2 बार में कटेगा, 2 से 22 बार में कटेगा, यानी कि 22 यूनिट जो है इस तुम्हारे आर्क की लंबाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मेनली आपको ये समझना था कि अगर ट्रायंगल तीनों साइड बराबर हो जाए तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 23 पे आते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी किनारी कितनी है, तो आप बोलेंगे
सॉरी 88 सेंटीमीटर। किनारे कहने का मतलब आपसे सर्कमफरेंस की यहाँ बात हो रहा है। आप देख सकते हो राउंड इन ब्रीम, समझ रहे हो, ये पूरा पूरा सर्कमफरेंस की बात यहाँ पे हो रखी है। अगर तुम्हारा सर्कमफरेंस यानी कि 2 पाई आर तुम्हारा अगर दे रखा है 88 के बराबर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितने निकल के आएगी, तो आप बोलेंगे 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, ये मेरा आधा काम तो हो चुका। आगे बढ़ते हैं, भरा हुआ मानते हुए कि कितने लोगों को अर्धगोलाकार गिलासों में परोसा जा सकता है यदि गिलास के शीर्ष का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर व्यास तुम्हारा 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7/2। इसका रेडियस आया 14 और इसका रेडियस कितना है 7/2। तो दोनों का वॉल्यूम मुझे सेम करना पड़ेगा। अगर मुझे नंबर ऑफ गिलास काउंट करना है कितने गिलासों में परोसे जा सकते हैं, तो वो मुझे निकालने के लिए वॉल्यूम को इक्वेट करना पड़ेगा। बताओ नंबर ऑफ जो क्या कह रहा है, कितने लोगों को परोसे जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल लिख लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो कोई बात नहीं, अगर कटोरा की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो 2/3 इंटू पाई आर क्यू बोल सकते हैं। गिलास भी हम उसी जैसे में मान सकते हैं, अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि 2/3 पाई पे तो कट जाएगा। मेरे पास सिर्फ आर की क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि आप देखो 14 इंटू 14 इंटू 14, और नीचे जो आएगा आप देख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, और बाई टू ऊपर जाएगा तो 8 बन जाएगा। क्या मैंने सही बोला? 7 7 7 अगर तुम काटोगे 2 2 2 यानी कि 8 बार में कट जाएगा। 8 गुना 8 64 इस सवाल का आंसर है। सवाल बेहद आसान था, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं था। आप देख सकते हैं सवाल मुश्किल नहीं था, बढ़िया सवाल था। लेकिन आगे बढ़ते हैं, नंबर 24 पे आते हैं। इसका वैल्यू निकालना है। अगर थीटा की जो वैल्यू है 45 अगर आपको दे रखी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल पाएंगे आप जरा देखो, कुछ नहीं करना, वैल्यू पटक देनी है। बताइए आप अगर देखेंगे ध्यान से तो क्या देखने को मिल रहा है? क्या ये फार्मूला है? क्या ये फार्मूला है? बिल्कुल नहीं। वो फार्मूला तब बन जाएगा जब मैं ऊपर से यहाँ से अगर मैं कॉस को कॉमन निकाल लूंगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक वैसे अगर मैं नीचे से अगर साइन कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए भैया? बोलिए, ऐसा बनेगा। ओके, तो यहाँ से क्या मुझे कुछ फायदा होने वाला है? आपने एक फार्मूला याद किया होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, जिसका मतलब होता है साइन सॉरी कॉस 2a। कॉस 2a जो होता है फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। और इसी को हम कन्वर्ट अगर करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर है। मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाला वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, दोनों हमारा क्या है, सेम है। और यहाँ पे देखो पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पूरे का स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन ये दोनों तो कट जाएगा हमारा कॉस 2a के वैल्यू के बराबर। बताओ, कॉस बटा साइन का मतलब होता है कॉट, और कॉट का स्क्वायर कर लो यानी कॉट स्क्वायर है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस सवाल ने मेनली आपसे ये पूछा गया था कि क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, क्या आपने कॉस 2a का फॉर्मूला सही तरीके से याद कर रखा है। अगर आप याद कर रखे हैं तो फिर ये बढ़िया सवाल है आपके लिए, फिर आसान सवाल है आपके लिए, वरना मुश्किल हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, 25 पे आते हैं। फिर से ये सवाल आपके सामने आ चुका है। सेके प्लस टेन है अपॉन दे रखा है सेके माइनस टेन है इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटीजर 51/79। तो आपसे कह रहा है साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको बतानी है। तो सिंपल इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं ना। उसके पहले मुझे तोड़ना पड़ेगा इसको, कितना बन जाएगा, 158 प्लस 51 यानी कि 209 बटा 79, ऐसा बोल सकते हैं। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप बोलेंगे 79 सेक ए प्लस 79 टेन ए इज इक्वल टू, फिर ये बन जाएगा 209 सेक ए और माइनस 209 टेन ए। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही है। अब जरा देखो, इस 10 को इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा, 209 प्लस 79 कितना बन जाएगा, 288 ऑफ 10 ए। और ये माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, तो 79 70 कम करो 200 में से तो 130 हो जाएगा आपका सेक ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ। क्या हम tan को कन्वर्ट करके साइन अपन कॉस लिखें, इसको 1 अपन कॉस लिखूं, ये बन जाएगा साइन ए बटा कॉस, बोलो। और ये बन जाएगा 1 अपन कॉस। ऐसा हमने क्यों किया था कि कॉसे कॉसे कट जाए, क्योंकि हमको अल्टीमेटली साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से मुझे साइन ए की वैल्यू मिल चुकी है 130/288, यानी कि अगर आधा काटेंगे तो 2 से कितना बन जाएगा, 65/144। और ये इस सवाल का बेहतरीन जो है आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नंबर 26 पे आते हैं। 26 नंबर सवाल क्या बोलता है? किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 7 है 12 एक्स है। एक्स अगर एक इंटीजर है तो आपसे कह रहा है कि एक्स के पॉसिबल नंबर वैल्यूज कितने हो सकते हैं, ये बताने। पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को निकालने का बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी अगर साइड रेशियो दे रखा है, साइड रेशियो दे या फिर साइड का लेंथ तीसरा आपको निकालना पड़े, तो थर्ड को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू जो छोटा वाला वैल्यू है ना उसको तुम गुना कर दो और -1 कर देना, और ये इस सवाल का बेहतरीन जो है आंसर मिलेगा। 14 - 1 = 13 इस सवाल का बेहतरीन आंसर मिलेगा आपको। ये हमेशा पूछा है कि इस तरह के लॉजिक से सवाल पूछेगा एग्जाम हॉल में कि जब भी 7 दिया, 12 दिया और x दिया, तो अगर x के संभावित मान निकालना हो तो यानी कि थर्ड साइड का संभावित यानी कि पॉसिबल नंबर वैल्यूज निकालनी हो, तो तुम ये कर लेना कि x इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लो 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू, 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू, और इसमें तुम क्या कर देना भैया, -1 कर देना। ये तुम्हारा क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, नंबर 27 पे आते हैं। आपसे कह रहा है कि ए बी और सी ट्रेंगल ए बी सी के आंतरिक कोण है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे पास एक ट्रेंगल है मेरे भाई, और ट्रेंगल में आपसे कह रहा है कि कोई ट्रेंगल ए बी सी है और आंतरिक एंगल आपको कह रहा है कि ए बी सी है, तो मेरे हिसाब से हम कुछ भी वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। हम ए बी सी को समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रेंगल मान लेते हैं, तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। मैथ सही तो कहता है कि जो मन करे मान लो, बशर्ते कि वो उस कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। तो अगर ट्रेंगल के अंदर मैं 60 मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारे ट्रेंगल के जो नियम है 180 डिग्री वाला तीनों का सम वो फुलफिल कर रहा है। आओ जरा यहाँ पटक देते हैं, tan a/2 यानी कि 60/2 कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि tan 30 कितना होता है 1/√3 प्लस कॉसेक b प्लस c यानी 120/2 कितना हो जाएगा 60, यानी कॉसेक 60 कितना होता है 2/√3। क्या मैंने सही कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। फिर देखो tan 30 यानी कि 1/√3 और फिर से ये वही चीज़ है यानी कि 2/√3। क्या मैंने सही करा है? बिल्कुल ठीक। अब ये देखो 1 + 2 यानी कि 3/√3 कितना बनेगा, √3 इंटू 1 - 2 यानी कि -1 बटा नीचे क्या बनेगा, √3, √3 कट जाएगा, -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आपने देखा सिर्फ मेरा ये मान लेने से कि ट्रेंगल के अंदर मैं 60 डिग्री अगर मैं मान लेता हूँ, तो फिर ये पूरा का पूरा वैल्यू जो कितना आसान बन जाता है और आपका आंसर फटाफट निकल के आ जाता है। तो उस तरीके से आप मानना सीख जाओ, फिर ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 28 पे आते हैं। ये सवाल देखो कितनी बार पूछा गया एग्जाम हॉल में, इसके पहले सीजीएल में पूछा गया था कि अगर x की वैल्यू 11 है तो किस तरीके से आप इसको हल करेंगे, किस तरीके से आप इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका, जैसे मान लिया हमें यहाँ पे 11 है ना, जब भी यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 11, उससे एक ज्यादा नंबर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं हर बार आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ 12 है, 12 है, 12 है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 12 की वैल्यू है वो कुछ और नहीं बल्कि x+1 है। जो 12 की वैल्यू है कुछ और नहीं बल्कि x+1 है। समझ गए भाई? इससे फायदा क्या होगा कि देखना कितना आसानी से कट जाएगा। आप देखो जरा, x की पावर 5 है, माइनस 12 को हम लिखना चाहते हैं x+1, ठीक है, और इंटू x की पावर 4 प्लस 12 को हम फिर से लिखेंगे x+1 इंटू x³, फिर हम माइनस करेंगे 12 को फिर से हम लिखेंगे x+1 और ये बन जाएगा आपका x²। फिर प्लस देखो x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, सॉरी 12 की वैल्यू यानी कि x+1 और क्या लिखना हुआ, फिर से हमारे पास x आएगा और -1। अब देखना कितना आसानी से कटता हुआ आपको नजर आएगा। पहले एक बार फिर से हम इलेबोरेट कर देते हैं। देखो x की पावर 5 है, माइनस x इंटू एक्स की पावर 4 कितना बनेगा, x की पावर 5। ठीक है भैया, समझ गए ना? और ये माइनस देखो 1 से गुना करोगे तो x की पावर 4 बनेगा। ठीक, वैसे यहाँ पे देखो प्लस x की पावर 4 प्लस x³, यहाँ -x³ -x² प्लस x² प्लस x -1। समझ गए भैया? समझ गए बात? अब जरा देखो, ये इससे ये इससे ये इससे सब कट जाएंगे, सिर्फ आपको x+1 बचेगा। x की वैल्यू है कितनी, तो आप बोलेंगे 11, और 11 -1 यानी कि 10 इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते। अगली बार से जब भी आप इस तरह का सवाल देखो तो ये क्या करोगे, फिर से आप 12 की वैल्यू को x+1 पटकोगे, ऐसा करोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने देखा कि स्टार्टिंग के सारे वैल्यू कट जाते हैं
बस लास्ट के 2 वैल्यू बच जाते हैं, बस लास्ट के 2 वैल्यू बच जाते हैं, और जो 2 वैल्यू दिया रहे, जैसे हम 12x-1, तो 12 में से 11 नंबर तो कितना बनेगा, सिर्फ x बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x-1 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 11 और -1 यानी कि 10, इस सवाल का आंसर आप निकाल दो। अगली बार से इस तरीके से इलेबोरेट करके आप मत करना, सिर्फ आप वैल्यू पटकना लास्ट वाले चीज़ों में, उसका आंसर निकालना। समझ गए बात, समझ गए भैया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 29 का। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू, जो भी दे रखा है उसका वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम कितना वैल्यू हो पाएगा। और उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 19 sin थीटा प्लस 6 इंटू ये बनेगा आपका cos अपॉन साइन, और इंटू क्या बचेगा, साइन। ये तो पूरा पूरा कट ही गया। अच्छा तो ठीक है, इसको हम काट के हटा देते हैं, फिर तो ये आपके लिए आसान बन गया। आप जरा देखो, आपने कितनी बार पढ़ रखा है साइन और कॉस वाला फार्मूला। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये अगर मान लिया कि तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ साइन ए है और तुम्हारा क्या है, बी है, अगर ये ए है और ये तुम्हारा बी है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो मैक्सिमम, और अगर माइनस कर देता हूँ तो मिनिमम। बोलिए, आपने याद कर रखा है, तो मुझे आपको क्या निकाल के देना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना। मैं क्या करूँगा, अंडर रूट कर दूंगा 19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। बोलिए, 19 का स्क्वायर होता है 361 प्लस 36 कर लो अंडर रूट में, यानी कि 397 का रूट। इस सवाल का आंसर आपको निकाल के दे देगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल इस सीरीज का, नंबर 30 आप देख सकते हैं कि 16x की पावर 4 है प्लस 1/16x की पावर 4 अगर वैल्यू दे रखी तो आपको निकालना है 2x प्लस 1/2x। अब तुम ध्यान से अगर देखोगे तो इस 2x की पावर 4 करने पे 16x की पावर 4 मिल जाएगा, मतलब ये बिल्कुल आसान केस है। फिर तो आखिरी सवाल आसान केस है फिर तो, आप देख सकते हैं। तो जब भी मुझे स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जाना पड़ता है, हम क्या करते हैं, जरूर अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर आया होगा, फिर उसका स्क्वायर किया होगा तो 16x की पावर 4 प्लस 1/16x की पावर 4 आया होगा। मतलब अगर मैं यहाँ से +2 कर दूं 414161, और इसका मैं अगर रूट निकाल दूंगा तो ये कुछ और नहीं बल्कि x की पावर 4, सॉरी 4x की पावर 4 प्लस 1/4x की पावर 4 की वैल्यू आई होगी। बताइए, और ये कुछ और नहीं, आप देखिए ध्यान से, तो ये 119 का स्क्वायर होता है। बोलिए, और अगर मैं फिर से मुझे वापस आना है कहाँ पे, इस वाले केस में, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे 2x प्लस 1/2x निकालना है तो आप पाएंगे सिर्फ 119 में फिर से हम 2 जोड़ेंगे, यानी 121, फिर उसका रूट निकाल दो, यानी कि 11। इस सवाल का जो बेहतरीन आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा। वापस आने का तरीका आपको पता है, जैसे मान लिया अगर मुझे x प्लस 1/x दे रखा है कि ये 2 के, मान लो ये 4 के बराबर है, मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके -2 करते हैं, यानी कि 14 करते हैं। बताओ, जब वापस मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़े तो मैं क्या करूँगा, इस 14 में +2 करूँगा, यानी 16, और उसका रूट निकालूंगा, कितना हो जाएगा, ये 4। वही काम मैंने यहाँ पे प्रोसेस को अपनाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। आप कमेंट करना कौन सा वीडियो आपको चाहिए होगा, मैं उससे पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ। प्रीवियस ईयर सोल्यूशन मैंने बहुत सारे खत्म कर चुके हैं। 2023 का ऑलमोस्ट मैंने जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर का मैंने करा दिया है, मैथ्स फॉर इंग्लिश का, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो CPO का हो, चाहे वो GD का हो, मतलब जितने सारे पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो हमने करा रखा है 2023 का। अगर आप एक CGL का एस्पिरेंट हैं, 24 में देने वाले हैं, या फिर CHSL का एस्पिरेंट है, या फिर CPO आप मेंस आप देना चाहते हो, तो आप इस सीरीज से हेल्प ले सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा आधा घंटे का वीडियो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि उस 30 मिनट के वीडियो में आपके लिए 5 मिनट का ही कुछ काम का चीज़ हो, 2 या 3 सवाल ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख करके जा सकते हो। पूरा आधे घंटे का वीडियो देखने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जिस तरह चाहो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। हमने सीरीज से सेट वाइज सोल्यूशन दिया है आपको, आप चाहो तो देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में हमारे। और उस तरीके से हमने ये वाला एडवांस मैथ का जो सीरीज था हमने खत्म कर दिया है CPO का। जितने बढ़िया क्वेश्चंस थे हमने CPO का एडवांस मैथ का सारा इसमें करा रखा है, इस 3 पार्ट में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।